सुमित चौधरी समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो काठमांडू में हैं। रोहित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो बीरगंज में हैं। और भारत नेपाल सीमा पर कुमार अभिषेक है। लेकिन सुमित, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर क्या चल रहा है बातचीत को लेकर, और सड़क पर दो धड़ों में आखिर यह मारपीट क्यों हो गई? बिल्कुल गौरव, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जब ये तस्वीरें वहां रिकॉर्ड की गई, मैं वहां मौजूद था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमको भी आर्मी की तरफ से कहा गया कि देखिए सिचुएशन लगातार बदल रही है, क्योंकि अभी भी आप मानिए कि 24-48 घंटे हो चुके हैं जिस तरीके से हमने वो प्रदर्शन देखा, हमने देखा कि कैसे वो वॉयलेंस हुआ। लेकिन स्थिति अभी भी कभी भी टर्न अराउंड हो सकती है। स्थिति पर काबू पाने के लिए जो आर्मी है, नेपाल आर्मी बहुत तेजी से मुस्तैदी से काम कर रही है। हमने कई रिपोर्ट इसको लेकर आज सुबह से भेजी भी है, जिसमें दिखाया गया कि आर्मी ने हर चौराहे पर, हर नाके पर मुस्तैदी की हुई है। और खासतौर पर उस इलाके में जहां पे पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, सेना मुख्यालय, वहां पर मौजूदगी ज्यादा है। लेकिन फिर भी कई बार जेनजी की तरफ से जो लगातार जो उनके युवा प्रदर्शनकारी हैं, जो लोग हैं, वो लगातार वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। वो आपस में ही सहमति नहीं बना पा रहा है। कोई किसी धर्रे का नाम लेता है, कोई किसी नेता का नाम लेता है। और शायद इसी वजह से इस भीड़ में चेहरा कौन होगा, बात किससे की जाए, सेना को भी दिक्कतें आ रही है, राष्ट्रपति को भी दिक्कत आ रही है। और दिक्कत इस बात को लेकर भी है कि हर रोज एक नई शर्तों के साथ खासतौर पर जेनजीज आ जाते हैं। आज सुबह ये शर्त रखी गई कि देखिए, ना तो सेना पूरी तरीके से कंट्रोल करेगी, ये साफ तौर पर स्पेसिफिकली कहा गया कि जो फेस होगा, यानी जो सरकार का स्वरूप होगा, उसमें सीधे तौर पर ना तो सेना कंट्रोल करेगी, डोमिनेट करेगी। और जो नई सरकार होगी, भले ही वो इंटरिम तौर पर हो, लेकिन जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराए जाएंगे और एक नई सरकार का गठन किया जाएगा। तो ऐसी कई सवाल है गौरव, जो इस समय अब भी खड़े हैं। भले ही शांति है, पिछले 24 घंटों में चीजें लगातार आर्मी कंट्रोल कर चुकी है, लेकिन अभी अस्थिरता बहुत ज्यादा है। कभी भी सिचुएशन बदल रही है। और ये इसलिए भी क्योंकि आक्रोश बहुत है युवाओं में गुस्सा बहुत है। और शायद वहां पर नेपाल के युवाओं का गुस्सा हर कुछ बदलते वक्त के साथ देखा भी जा रहा है, चाहे भले ही वो छिटपुट तरीके से हो, लेकिन हर जगह पर वो कहीं कहीं देखा भी जा रहा है। गौरव, रोहित सिंह हमारे साथ बीरगंज से जुड़ रहे हैं, और बीरगंज की अगर बात की जाए, वहां पर भी तनाव क्या बरकरार है इस समय, या सेना के जो प्रयास हैं कि लोग अपने घरों में रहें, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें क्या लोगों को मिल पा रही हैं, जीवन अपनी धुरी पर लौट पा रहा है? रोहित, देखिए, बीरगंज में इस वक्त कर्फ्यू लागू है और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। गौरव, पीछे आप देखिए, लगातार जो आर्म पुलिस फोर्स है नेपाल का, वो लगातार गश्त कर रहा है तमाम इलाकों में। और सुबह से ही ऐसी तस्वीरें हम देख रहे हैं। हालांकि कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन सुबह 2 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई थी। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से सुबह 10 बजे से जो है इस वक्त कर्फ्यू लागू हो चुका है। और अभी भी आपको हम दिखा रहे हैं, घंटा घर की ही तस्वीर दिखा रहे हैं। ये दरअसल गौरव, ये एपी सेंटर था, यहीं पे जो है सब कुछ हुआ था। पिछले 2 दिन जब पूरी तरीके से हिंसा देखने को मिली काठमांडू के कई इलाकों में, तो बीरगंज में भी यहीं पर जो है तमाम बवाल मचा था। लेकिन उसके बाद से आर्मी ने हालात को संभाला है और आर्म पुलिस फोर्स भी लगातार जो है गश्त कर रही है। और यहाँ पर कोशिश ये हो रही है कि किसी तरीके से शांति बहाल की जा सके। और यहाँ पर देखिए, बीरगंज में शांति तभी बहाल होगी जो निकल कर सामने आएगा काठमांडू में किस तरीके की स्थिति पैदा होती है, सरकार बनाने को लेकर जो कवायद चल रही है, उस पर सब निर्भर करता है कि नेपाल के अन्य हिस्सों में भी कितनी जल्दी जो है वो शांति बहाली हो सकती है। भारत और नेपाल की सीमा पर कुमार अभिषेक तैनात हैं। आशंका इस बात की है, जेलों से भागते लोग भारत आ सकते हैं। क्या औरों के भी भारत आने का अंदेशा है? सीमा पर क्या स्थिति है अभिषेक? देखिए गौरव, आपने चर्चा कर दी जेलों के कैदियों की, तो आधिकारिक तौर पे तो किसी ने इस इलाके में कैदियों के आने की बात नहीं कही है। लेकिन चूंकि बॉर्डर सटता है, पलिया का इलाका है, और कई जानकारियां ऐसी मिल रही हैं कि जो कैदी, खास करके वहां अगर एक्सीडेंट के केस में सालों से बंद हैं, या छोटे मोटे तस्कर जो कि भारत के कैदी वहां बंद थे, वो इस धनगढ़ी के जेल से फरार हुए और अपने अपने इलाके में पहुंच गए हैं। और ऐसी तादाद तकरीबन 12 से 13 लोगों की है, जो ये मानी जा रही है कि वो जेल से जब निकले हैं, भागे हैं, तो जेल से भगाया गया है, तो वो भारत की सीमा में प्रवेश कर गए हैं। लेकिन इसकी पुष्टि कोई भी सरकारी अधिकारी नहीं कर रहा है। वहां पर मौजूद जो एजेंसियां हैं, उन्होंने मुझे ये बातें बताई हैं। दूसरी बात यह है कि अब नेपाल के में थोड़ा पेट्रोल की किल्लत शुरू हो गई है। आज जब हम धनगढ़ी में सुबह से मौजूद थे, तो लंबी लंबी कतारें हमने देखी। हम उसकी तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। इसके अलावा
पूरे धनगढ़ी में जितनी भी सरकारी ऑफिसेज थे सबको फूंक दिया गया था 2 दिन पहले। अब जगह जगह आपको आर्मी दिखाई देगी। आर्मी पूरी सिचुएशन को उसने कंट्रोल कर लिया है। अभी जो जानकारी है, इस बॉर्डर से कुछ देर में जो एलपीजी है और कुछ गैसोलीन है, ऐसी चीजें नेपाल को भेजी जा रही हैं। चूंकि अति आवश्यक सुविधाओं में आती हैं, तो माना यह जा रहा है कि धीरे धीरे चीजें सामान्य होंगी। पिछले 36 घंटों से कोई हिंसा नहीं हुई है और धीरे धीरे जो सामान्य हालात की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी नेपाल में कर्फ्यू लगा हुआ है, सेना के हवाले शहर हैं और बॉर्डर पर शांति तो है, लेकिन वो एक खामोशी दिखाई दे रही है कि किस तरीके से वहां के हालात बदले हैं। नेपालगंज में इस समय मेरे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव भी मौजूद है और आशीष श्रीवास्तव आपको लगातार वो ग्राउंड रिपोर्ट्स भी दिखा रहे थे किस तरह अलग अलग परिसरों में जब आग के हवाले उन्हें कर दिया गया था तो नुकसान कितना ज्यादा हुआ। इस समय एक पीढ़ी है जिसके हाथ से सत्ता छीन ली गई है, दूसरी पीढ़ी है जो सत्ता में आना चाहती है, लेकिन जो नेपाल की जनता है वो इस समय क्या कह रही है? वो शांति को देखकर तो उनको उनके मन में कुछ राहत की सांस होगी, उन्होंने ली होगी, लेकिन इस समय की स्थिति के बारे में आवाम क्या कह रही है वहां की? देखिए गौरव, सबसे बड़ी बात है कि नेपालगंज में जो नेपाल का हद दिखाते हैं, यहाँ पर भी सेना तैनात है। लेकिन हम अभी जो नेपालगंज से थोड़ा सा हटकर 10 किलोमीटर गए थे, तो वहां पर अगर आपको बताएं तो गुलेरिया और बर्दिया जैसी जो जगह है जहां पर पूरा कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां पर पूरी तरीके से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता है। दुकानें बंद हैं, जो शॉप्स है वो सारी बंद है, घर में लोग कैद हैं, क्योंकि वहां पर आर्मी ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा। और वहां पर हिंसा अभी लेटेस्ट मान के चलिए कि वहां पर भी हिंसा हुई थी कुछ समय पहले, जिसको हालांकि वो ऑफिशियल तौर पे बाहर नहीं आए, लेकिन जब हम ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंचे वहां तो देखा कि पूरी जो दुकानें हैं, मकान है, सब कुछ बंद है, सब पैक्ड है। तो स्थिति है, जो जैनजी के जो लोग हैं वो सारे काठमांडू पहुंच गए हैं हर जिले से। यानी कि अगर नेपालगंज में भी जैनजी के कोई प्रतिनिधि हैं वो काठमांडू गए हैं, बर्दिया में है तो वो भी काठमांडू गए हुए हैं, और वहां से अब यहाँ का कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। तो ये तो साफ है कि पूरी तरीके से जैनजी जो जहां पर जिले हैं और प्रदेश है वहां पर कोऑर्डिनेट भी कर रहा है। लेकिन सेना ये जानती है कि कहां पर हिंसा बढ़ सकती है, इसी वजह से कर्फ्यू। नेपाल में लंबे समय तक बिजली कटौती एक बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन 2 साल के भीतर कुलमान घिसिंग ने न केवल बिजली कटौती से देश को निजात दिलाई, बल्कि नेपाल बिजली का निर्यात करने लगा, जिससे आर्थिक स्थिति नेपाल की सुधरी। यही नहीं, बिजली चोरी के मामले में भी कुलमान घिसिंग ने कारोबारियों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, यहां तक कि अधिकारियों तक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। बिजली व्यवस्था में सुधार से जहां युवाओं की जिंदगी बेहतर हुई, वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उन्होंने कड़ी कार्रवाई की, उससे वो युवाओं में बेहद लोकप्रिय बन गए। लेकिन केपी शर्मा ओलीज की जब सरकार आई तो 8 साल बाद उन्हें हटा दिया गया। इस साल मार्च 2025 में उन्हें हटाए जाने के खिलाफ युवा एक बार फिर सड़कों पर उतर आए थे और केपी शर्मा ओली का, प्रधानमंत्री जो समय के थे, उनका पुतला भी जला दिया था। तब केपी शर्मा ओली ने उन्हें पुलिस की ताकत से कुचल दिया गया था, लेकिन वो गुस्सा लोगों के मन में था और अब वही युवा एक बार फिर उन्हीं कुलमान घिसिंग को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाना चाहते हैं। वहीं जहां तक मुख्य न्यायाधीश, पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का सवाल है, तो युवाओं का कहना है कि वो जो पूर्व चीफ जस्टिस है नेपाल की, उनका नाम कल समर्थन में रखा गया था, लेकिन संविधान, कानून, पद, मान और न्यायपालिका की गरिमा को देखते हुए उन्हें लाना आगे युवाओं को उचित नहीं लग रहा है। वहीं संविधान भी न्यायाधीश और पूर्व न्यायाधीश को इस पद के लिए नियुक्त करने का प्रावधान नहीं रखता है। युवाओं की पसंद में सबसे आगे काठमांडू के जो महापौर मेयर है बालेंद्र शाह, वो हैं। लेकिन बालेंद्र शाह ने अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है, लिहाजा अब इंजीनियर कुलमान घिसिंग को अंतरिम सरकार के नेतृत्व के लिए चुनने का निर्णय किया जा रहा है। और इसी बीच तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। नेपाल में आपस में भिड़ गए हैं जेनजी के समर्थक, अलग अलग नामों को लेकर। काठमांडू आर्मी हेडक्वार्टर्स के बाहर जो मारपीट हुई है, उस मारपीट की ये तस्वीरें हैं। एक धड़ा
एक नाम लेकर सामने आया तो दूसरा धड़ा दूसरे नाम को आगे बढ़ा रहा था। और यह बात हो रही थी कि बातचीत आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर क्यों हो रही है, बातचीत बाहर क्यों नहीं हो रही है। क्या आर्मी इसका निर्णय लेगी कि युवा इसका निर्णय लेंगे, इसको लेकर दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। हालांकि किसी ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया, सेना ने इसमें हस्तक्षेप कतई नहीं किया। ये जो मारपीट आपस में हो रही थी, युवा ही आपस में भिड़ गए थे इस पूरे प्रकरण को लेकर। सुमित मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर। सुमित, किस तरह से यह निर्णय लिया जा रहा है कि कौन होगा अंतरिम सरकार का नया मुखिया? देखिए बिल्कुल, मैं आपको वही कहना चाह रहा था गौरव की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इस भीड़ का कोई चेहरा नहीं है, इस भीड़ में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो सिचुएशन को कंट्रोल करे। बालिन शाह ये बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और मुझे लगता है कि शायद वो इसलिए पीछे हट रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि युवाओं में जो आक्रोश है, जो लगातार उनमें गुस्सा है और जो लगातार प्रदर्शन करने के लिए वो लगातार सड़कों पर उतरे हैं, वो इतनी जल्दी शांत नहीं होंगे। अगर रिजल्ट नहीं मिले, अगर चीजें उस तरीके की नहीं हुई जो यहाँ के युवा चाहते हैं, तो फिर निश्चित तौर पर ये दोबारा से हो सकता है। तो ऐसे में ये स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक है। ऐसे में आर्मी उसको किस तरीके से कंट्रोल करेगी, उसको राष्ट्रपति कैसे हैंडल करेंगे, कौन सा वो इंटरिम गवर्नमेंट का चेहरा होगा, ये सारे बड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं। इसी को लेकर इस पर सहमति बनती नहीं जा रही। और सोशल मीडिया, जो आपने बताया कि सोशल मीडिया से तय होगा, तय इस बात को लेकर भी होगा कि आखिरकार जो चेहरा बने वो युवा भी हो, वो लगातार ऐसे आप कह सकते हैं कि सर्कल से भी आए, सोशल सर्कल से भी आए, जो लगातार इन युवाओं की बातचीत को सीधे तौर पर सुन सके, उसका जुड़ाव हो, वो लोगों में लोकप्रिय हो। कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से युवा ऐसे चेहरे को बना दे जो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा पावरफुल हो। और यही वजह है कि प्रदर्शन के अंदर मौजूद ये सभी, आप जेनजी कह लीजिए, प्रदर्शनकारी कह लीजिए, इन युवाओं को कह लीजिए, ये बहुत ज्यादा क्लियर है इन चीजों को लेकर। और ये लगातार मीटिंग के अंदर हर बार जो डेडलॉक बनता है, जो लगातार सहमति नहीं बन पाती है, वो इन बातों को लेकर बन पाती है कि आखिरकार एक ऐसा चेहरा हो जो जेनजी बताए, ना कि आर्मी या राष्ट्रपति की तरफ से बताया जा सके। और ऐसी परिस्थिति में नेपाल का संविधान क्या कहता है, संविधान को लेकर भी अभिषेक, जिस तरह के प्रश्न उठ रहे हैं, ये संविधान मान्य होगा, नहीं मान्य होगा, संविधान में क्या क्या परिवर्तन लाए जाएंगे, चुनाव कब होंगे, ये निर्णय कब होगा। तो क्या राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ये निर्णय लेंगे या सेना अध्यक्ष जनरल सिंहदेल ये निर्णय लेंगे? किस तरह से बात आगे बढ़ाई जा रही है? गौरव, देखिए जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, जेनजी से जुड़े हुए जितने कार्यकर्ता हैं, जिससे मेरी बात धनगढ़ी में हुई, बहुत सारे एक्टिव जो मेंबर हैं उनसे बात हुई, बहुत सारे लोग काठमांडू पहुंच चुके हैं। सबकी एक ही चिंता है कि आखिर एक नाम पर सहमति कैसे बनेगी। कल जेनजी के कई लड़कों से मेरी बात हुई जो कि आज काठमांडू रवाना हुए हैं सुबह सुबह। उसमें से लोगों का कहना था कि अगर कोई हल नहीं निकलेगा तो फिर दोबारा से भी इस तरीके के प्रदर्शन होंगे, दोबारा से आंदोलन होगा। यानी कि जेनजी इस वक्त जो देख रहे हैं कि कोई ना कोई हल निकले, आपस में ही इस वक्त उनके बीच विवाद, मतभेद और लड़ाई सड़कों पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में आम आदमी कंसर्न है कि सब कुछ तो जल गया, सब कुछ एक तरीके से स्वाहा हो गया, लेकिन क्या इसका कोई नतीजा निकल पाएगा? कोई चेहरा नहीं है, कोई आगे आने को तैयार नहीं है और सब कुछ जलकर खाक है। ऐसी स्थिति में इस आंदोलन को नेतृत्व देने वाले को कम से कम आगे आना चाहिए। मेरी जब कई लोगों से यहाँ बात हुई तो सब वेट एंड वॉच में हैं और सबकी नजरें सिर्फ काठमांडू की तरफ हैं कि जल्द से जल्द वहां से कोई निर्णय आए, तब शायद इस इलाके में भी, यानी कि बाकी पूरे नेपाल में भी शांति दिखाई दे। लेकिन नेपाल के बारे में जी एक जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि नेपाल की जो सेना है वो एक प्रोफेशनल आर्मी है। भारत की सेना की तरह कोई उनका राजनीतिक झुकाव नहीं है और सेना जो भी निर्णय करेगी वो राष्ट्रहित सर्वोपरि रखते हुए करेगी, ऐसा नेपाल में सभी धड़े मानते हैं।